हेलो फ्रेंड्स, अफ़ज़ल ग्लोबल स्टडीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अफ़ज़ल और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये आधुनिक भारत की हमारी पहली क्लास है और आज से हमने एक आधुनिक भारत की एक लंबी श्रृंखला को आरंभ किया है। और यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए या जिस भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो, उस परीक्षा के लिए मैंने इसको आज से स्टार्ट किया है। यानी आधुनिक भारत का जो है इतिहास, इसको हम पढ़ाएंगे। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो या जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, तो उस एग्ज़ाम में यानी इससे काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारे इस टॉपिक का नाम है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, किस उद्देश्य से आई, क्या कारण थे और ये क्यों आई, इसको यहाँ हम तलाशने का प्रयास करेंगे। और ये भी हम ध्यान में रखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस को यानी उसके हर पहलू को यानी हर परत को उजागर कर दें, हम तो उसको हर परत को खोल के आपके सामने रख दें जिससे कि आप उसको बेहतर समझ सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास और समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और क्या कारण थे। देखिए, व्यापार की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि भारत में जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ उसी वक्त से आधुनिक यानी आधुनिक जो है इतिहास माना जाने लगा कि हाँ, आधुनिक जो है इतिहास की जो है शुरुआत हो गई थी। तो क्या यूरोपीय ही पहले ऐसे जो है लोग थे जो भारत से व्यापार करने आए? क्या इससे पहले किसी ने भारत से व्यापार करने की कोशिश नहीं की? क्या भारत ने इससे पहले किसी देश के साथ व्यापार नहीं किया? तो उसको हम यहाँ तलाशने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसको हम समझने के लिए सबसे पहले हम प्राचीन काल की ओर जाएंगे। हम आपको प्राचीन काल के समय में ले जाएंगे और प्राचीन काल में हम ये खोजने के प्रयास करेंगे कि क्या नहीं हुई कोशिश, क्या जो है यूरोपियों से पहले कोई भारत में व्यापार करने के लिए नहीं आता था, तो उसको हम यहाँ देखेंगे। देखिए, प्राचीन काल में सिंधु घाटी की सभ्यता जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, तो सिंधु घाटी की सभ्यता में हमें एक स्थान यानी भारत के एक स्टेट यानी गुजरात के पास एक स्थल की जो है खोज हुई है। उस स्थल को और उस स्थल को कहा गया है लोथल। जो लोथल स्थल मिला है वो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था, एक उसका एक भाग था। उसकी जो है खुदाई हुई, जब उसको पुरातत्वविदों ने उसको जो है खुदाई की, तो खुदाई के दौरान उन्हें जो है उन्हें ये ज्ञात हुआ कि कभी लोथल जो था वो एक बंदरगाह हुआ करता था। प्राचीन समय में एक बंदरगाह हुआ करता था और उसमें उस खुदाई में यानी उस लोथल के स्थल की खुदाई में हमें वहाँ के बंदरगाह होने के कई सारे प्रमाण मिले हैं। और उसमें एक प्रमाण ये भी मिला है कि यहाँ पर जहाज़ों का, जो शिप होते थे, जो पानी के जहाज़ होते थे, उनका भी आवागमन होता था। तो इससे तो एक बात स्पष्ट हो गई कि हाँ, यहाँ पर व्यापार होता था। दूसरा हमें एक साक्ष्य यहाँ पर और मिला लोथल के पास ही। यहाँ पर हमें जो है बाहरी जो है विदेशों की कुछ मुद्राएं भी मिली हैं और वो मुद्राएं बेसिकली भारत की नहीं हैं। तो अगर वो मुद्राएं भारत की नहीं है तो वो मुद्राएं विदेशों की हैं। इसका मतलब प्राचीन काल में भी जो कुछ देश थे वो भारत से व्यापार करते थे। यहाँ पर आप देखोगे तो यहीं पर आपको जो है मिस्र की सभ्यता और इसी तरीके से मेसोपोटामिया की सभ्यता देखने को मिलेगी। तो यानी उन जो साक्ष्य मिले हैं लोथल से, तो उन साक्ष्यों के द्वारा हम ये अनुमान लगा सकते हैं या हमें ये मालूम पड़ गया है कि भारत का व्यापार प्राचीन काल में जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से या मिस्र की सभ्यता से होता था। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत का संबंध मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से रहा था या रहा होगा, ऐसा हम साक्ष्यों के आधार पर कहते हैं। बात करते, ये तो हो गई प्राचीन काल की बात कि प्राचीन काल में हमने ये जाना कि भारत का व्यापार इन दोनों सभ्यताओं से होता था और इन दोनों सभ्यताओं के देशों से होता था। बात करते हैं मध्यकाल की। मध्यकाल में ही यूरोपीय भारत में आए थे, तो उसी मध्यकाल की हम बात करते हैं। तो मध्यकाल में हमें पहले पता है कि यूरोपीय भारत से व्यापार करने आए थे। इसके कई सारे साक्ष्य हमको मिलते हैं, पुस्तकों में मिलते हैं, कई सारे जो है चीज़ों में मिलता है और ये बात स्पष्ट भी है कि हाँ, इसमें कोई भी जो है शंका करने की बात नहीं है। तो जो ये यूरोपीय भारत में व्यापार करने के लिए आए थे तो वो किन किन मार्गों से आए थे, क्या इनके मार्ग थे, क्या क्या ये यहाँ से सामान खरीदते थे, कैसे लेके जाते थे, तो उसकी जो है हमें इसको जो है उस समय प्रचलित दो मार्ग थे।
प्रथम मार्ग और द्वितीय मार्ग, तीसरे मार्ग की खोज नहीं हुई थी। इन दो मार्गों के बंद हो जाने के उपरांत ही तीसरे मार्ग की खोज हुई थी। तो पहले हम वो दो मार्ग जानते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं प्रथम मार्ग, दूसरा था द्वितीय मार्ग। ये जो दो मार्ग थे, ये उस समय इन दोनों जो है माध्यमों से व्यापार होता था, तीसरे मार्ग की खोज नहीं हुई थी। देखिए जो प्रथम मार्ग था वो स्थलीय मार्ग था, और ये जो था ये कुछ समुद्री भी था और स्थलीय भी था, यानी इसमें समुद्र से भी और कुछ स्थल से भी हम जाते थे। सबसे पहले हम प्राचीन जो इसका प्रथम मार्ग है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि प्रथम मार्ग कैसा था। देखिए प्रथम मार्ग कैसा था कि इस तरीके से वो बेसिकली स्थलीय मार्ग था। मान लीजिए कि कोई यूरोपीय व्यापारी इस तरीके से पहले कुस्तुनतुनिया को पार करता, ये कुस्तुनतुनिया था को पार करता, फिर काला सागर को पार करके फिर टर्की में यानी तुर्की में, फिर इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, यानी पहले जो था तो ये पाकिस्तान नहीं था, पहले पाकिस्तान भारत का ही अंग था, यानी जो है ये अफ़गानिस्तान था, पाकिस्तान नहीं था। पाकिस्तान तो 1947 के बाद जो है ये अस्तित्व में आया था। तो इस तरीके से यहाँ पर एंटर होते थे और इस तरीके से इनके बीच जो है व्यापार होता था। दूसरा जो इनका मार्ग था, तो दूसरा मार्ग यहाँ से समुद्री मार्ग था और थोड़ा स्थलीय भी था। क्या होता था कि जो यूरोप के व्यापारी थे, तो जो ये अरब के व्यापारी थे, तो अरब के व्यापारी यहाँ पर भारत आते थे। भारत के आने के बाद क्या करते थे, वो यहाँ से माल खरीदते थे, जो भी माल होता था, और उसको खरीदने के बाद फिर ये पुनः इसी तरीके से ये फारस की खाड़ी से होते हुए थोड़ा सा ये अरब के प्रायद्वीप पे भी थोड़ा चलते थे। उसके बाद फिर ये भूमध्य सागर को पार करके यहाँ पर एक राज्य है इटली और यहाँ पर था एक ग्रीस। तो इन दोनों को जो है ये जो अरब के व्यापारी थे वो माल देते थे, माल की आपूर्ति इनको करते थे, और उसके बाद फिर ये जो इटली और ग्रीस के जो व्यापारी थे उसको पूरे यूरोप में उस माल को सप्लाई करते थे। तो ये इस प्रकार से मार्ग थे। अब इसमें है कि इसमें बाधा क्या आई दो मार्गों की, तो इसमें बाधा ये आई कि 1453 में घटना घट गई, और वो घटना मतलब कैसे घटी उसको हम जानते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैसे जो कुस्तुनतुनिया था, यानी जो ये यूरोप था, और जो ये आपका टर्की, तो इसको कैसे किसके माध्यम से यहाँ जाया जाता था। देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। पहले देखिए, इसको हम आसान शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए एक ये था आपका यूरोप था, और ये था आपका टर्की, या इसको हम तुर्की भी कहते हैं, तुर्की। ऊपर एक सागर था, काला सागर, नीचे एक छोटा सा सागर था, मरमरा सागर, और इनके बीच में एक जलसंधि थी। यहाँ पर एक जलसंधि थी। जलसंधि पता है आपको क्या होती है? दो बड़े जो है जल क्षेत्रों को मिलाने वाला एक जो है छोटा सकरा जल का रास्ता होता है, जिसे हम जलसंधि कहते हैं। तो एक जलसंधि थी जिसका नाम था बास्पोरस। बास्पोरस की जलसंधि। तो क्या होता था कि जब स्थलीय मार्ग से जब यूरोप के व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे, तो पहले जब वो यूरोप, तो उस तरीके से ये जो बास्पोरस की जलसंधि को क्रॉस करके फिर टर्की पहुँचते थे। और जब भारत से वो जाते थे तो सबसे पहले बास्पोरस यानी तुर्की पहुँचते थे, और तुर्की में इस तरीके से वो इसको क्रॉस करके फिर यूरोप पहुँचते थे। एक प्रकार का उनका रास्ता था। इसमें क्या हुआ, इसमें घटना घट गई 1453 में। कैसी घटना घटी? यहाँ पर इस तरीके से ये जो आपका ये यूरोप वाला क्षेत्र देख रहे हो आप, ये पूर्वी यूरोप वाला जो ये भाग था, तो इस भाग में एक प्राचीन काल मतलब पहले के समय में एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, और उस साम्राज्य का नाम था रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य काफ़ी बड़ा साम्राज्य था, और उसको जो है अभी भी जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें उसको पढ़ेंगे, रोमन साम्राज्य को पढ़ेंगे। तो एक नया साम्राज्य बना, रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य। समय के साथ क्या हुआ कि रोमन साम्राज्य के दो भाग हो गए। पहला हो गया यानी इधर का जो एक
ये था, तो ये था आपका, ये था पश्चिमी रोम। पश्चिमी रोम की जो कैपिटल थी वो थी रोम। और इधर जो पूर्व साइड में एक साम्राज्य बना जिसको कहा गया पूर्वी साम्राज्य, पूर्वी रोम जिसे कहा गया। इसकी जो कैपिटल थी, या इसको जो है पूर्वी रोम को एक दूसरे नाम से भी जाना गया, बैजेंतिया साम्राज्य। इसको जाना गया बैजेंतिया, अंग्रेजी में इसे बैजेंटाइन एम्पायर कहे गए, तो बैजेंतिया साम्राज्य के रूप में जाना गया। और बैजेंतिया साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल थी। और क्या हुआ कि उसी वक्त जो है यहाँ पर तुर्की के साइड में एक छोटा सा साम्राज्य और पनपा जिसका नाम था उस्मानिया साम्राज्य। छोटा सा साम्राज्य था, बहुत ही छोटा साम्राज्य था। और इसने अपनी क्या किया, धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ानी प्रारंभ कर दी और अपने छोटे छोटे राज्यों को जीतता गया और धीरे धीरे अपनी उस शक्ति को बढ़ाता गया। और समय के साथ इसमें क्या हो, ये बहुत बड़ा जो है साम्राज्य बनकर उभरा। और इस साम्राज्य ने ये जो यहाँ पर जो कुस्तुनतुनिया था, यही इसी को हम जो है कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं। इसको इस तरीके से समझ गए हम, यहाँ पर समझ लेते हैं। यानी यहाँ पर ये यूरोप था आपका, और ये था आपका टर्की यानी तुर्की, और बीच में था जलसंधि जो थी बास्पोरस की जलसंधि। और यहीं पर था ये कॉन्स्टेंटिनोपल। बेसिकली इसी को हम कुस्तुनतुनिया भी कहते हैं, कुस्तुनतुनिया। इसको कुस्तुनतुनिया कहते थे इधर के एशिया के वाले लोग, इस तरीके से इराक ईरान के लोग इसको कुस्तुनतुनिया कहते थे, और यूरोप के पश्चिम के लोग इसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे। तो जब क्या हुआ कि ये इसकी कैपिटल बन गई बैजेंतिया साम्राज्य की, और उसी समय टर्की में जो मैंने बताया आपको एक नए साम्राज्य यानी उस्मानिया का जो है साम्राज्य का उदय हुआ, और दिन पर दिन इसकी शक्ति बढ़ती गई। और अंत में क्या हुआ कि उस्मानिया जो साम्राज्य था, इसने इस बैजेंतिया साम्राज्य को एक प्रकार का एक चुनौती दे डाली कि भाई अगर आपको यहाँ पर मतलब आपको अगर साम्राज्य चलाना है तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध करिए, अगर आप जीत जाइए तो ठीक है, अगर आप हारते हो तो आपके इस पूरे साम्राज्य पर हम कब्जा कर लेंगे। क्या हुआ कि बैजेंतिया साम्राज्य था, उसने इसकी चुनौती को स्वीकार किया उस्मानिया साम्राज्य की, और दोनों में जो है भयंकर भीषण युद्ध हुआ। और इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि इस युद्ध में बैजेंतिया साम्राज्य की बुरी तरीके से हार हुई। और जब हार हुई तो उसके क्या परिणाम हुए कि इस कॉन्स्टेंटिनोपल पर यानी कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। तुर्कों का अधिकार होने के कारण क्या हुआ कि जो यूरोप के व्यापारी इस कुस्तुनतुनिया को पार करके जो है भारत में व्यापार करने के लिए आते थे, उनके लिए एक दिक्कतें बढ़ गई। दिक्कतें कैसी बढ़ गई कि कुछ जो तुर्क के लोग थे जिनका चूँकि जो उस्मानिया साम्राज्य था ये तुर्की का ही एक साम्राज्य था, तो वहाँ पर तुर्क यानी पर हम यहाँ पर तुर्क साम्राज्य को यानी तुर्कों को कहेंगे, इंडिकेट करेंगे। यहाँ पर हम बार बार उस्मानिया को इंडिकेट नहीं करेंगे, तुर्कों को इंडिकेट करेंगे। तो जो है तुर्कों का अधिकार हो गया। अब जब भी क्या होता था कि जो ये तुर्क लोग थे ये यूरोपीय व्यापारियों पर जो है बड़े बड़े जो है कर लगाते थे, जो है ऐसे जो है बिना जो है व्यर्थ का कर लगाते थे और व्यर्थ का उनसे पैसा वसूलते थे, जिससे ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। तब इन्होंने क्या किया, तब इन्होंने दूसरे मार्ग की ओर अपना रुख किया। जो दूसरा मार्ग था ये अरब के व्यापारियों द्वारा होता था। तो अरब के व्यापारी भारत से माल खरीदते थे और वो माल जाकर के इटली और ग्रीस में यूरोपीय व्यापारी को बेचते थे, और उसी तरीके से जाकर ये आगे उसको सप्लाई करते थे। अब यहाँ स्थिति ये हुई कि जो अरब के व्यापारी भी बहुत ज़्यादा जो है चतुर थे। क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के पास कोई एक चारा बचता है
या मान लीजिए तो उसके पास जब विकल्पों की कमी हो जाती है तब यहाँ पर जो है फ़ायदा उठाने की बात आ जाती है। अब वहाँ पर विकल्प चूँकि यही बचा था, यही एक मार्ग था, दूसरा कोई मार्ग नहीं था। तो उस स्थिति में अब इसमें दूसरी बात भी थी, वो बात अलग है कि यहाँ पर कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार तो था ही साथ जो है यहाँ पर यानी अफ़गानिस्तान से लगा करके यहाँ पर तुर्की तक इनको स्थलीय मार्ग पार करने में बड़ी दिक्कतें होती थी। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी क्योंकि ये जो पूरा मार्ग था ये पूरा पहाड़ी मार्ग था और पहाड़ी ऊबड़ खाबड़ मार्ग था और इसमें अफ़गानिस्तान के साइड में यहाँ पर कई प्रकार के दर्रे, जिस तरीके से खैबर दर्रा इत्यादि देखने को बहुत बड़े दर्रे होते थे और इन दर्रों को पार करना सामान के साथ, चूँकि जब ये वहाँ से आते थे तो उनको कोई दिक्कतें नहीं होती थी, लेकिन जब यहाँ से ये जाते थे तो इनके साथ में सामान होता था, माल होता था और उसी को ये लेके आगे जाते थे, तो वहाँ इनको बहुत दिक्कतें होती थी। तो एक दिक्कत को तो ये चल ही रहे थे, दूसरी दिक्कत जो कुस्तुनतुनिया वाली दिक्कत आई थी वो भी थी। तो इन्होंने मजबूरन दूसरा रुख किया और उस रुख में भी जो है इनका जो है अरब के लोग फ़ायदा उठाने लगे और अरब के लोगों ने जो है इनसे मनमाने ढंग से जो है एक जो है माल जो है दाम वसूलने लगे कि भाई इतने में हमको ये माल हम बेचेंगे, अगर आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो आप अपना काम करिए। मजबूरन जो है तो इस तरीके से जो है यूरोप के व्यापारी थे वो माल लेने लगे, लेकिन धीरे दिन पर दिन जो है इनकी जो है इच्छाएं और बढ़ती गई, जिससे तंग आकर के यूरोप के व्यापारियों ने ये कहा कि भाई अब हम एक अलग मार्ग की खोज करेंगे। इसके पीछे कई सारे कारण और भी था, सिर्फ कारण यही नहीं था कि जो ये लोग कर वसूलते थे या मनमानी करते थे, इसके पीछे और भी कारण था। इसके पीछे एक कारण था जो है, एक कारण तो कुस्तुनतुनिया पर अधिकार, एक जो है अत्यधिक कर, और इसमें कर एक और कारण था जो है एक धार्मिक कारण भी था, या इसको ये कह लीजिए कि पुनर्जागरण का कारण। क्या हुआ कि जब कुस्तुनतुनिया यानी जब प्राचीन काल में यानी प्राचीन समय में जो यूरोप का जो एक सभ्यता थी, यूरोप में जो लोगों का जो विचार था वो उनके जो विचारों में था कि मानव केंद्रित समाज था। पूरा जो यूरोप था वो मानव केंद्रित समाज था। ऐसा माना जाता था कि मानव मानव कर्म करेगा तो उसे फल मिलेगा। ईश्वर ने उसको बुद्धि दी है, उसको विवेक दिया है, उसी बुद्धि और विवेक के बल पर वो आगे बढ़ेगा। लेकिन प्राचीन काल के बाद जब मध्यकाल आया तो उस समय यूरोप में एक प्रकार का जो समाज था वो ईश्वर केंद्रित हो गया। पूरा जो लोग थे वो उनके मन में एक प्रकार की एक बात बैठ गई कि ईश्वर जो करेगा वो ईश्वर करेगा और ईश्वर के बाद कोई दूसरा नहीं करेगा। अब इस स्थिति में जब ईश्वर के ऊपर बात आ गई तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं आलस सा बैठ गया कि भाई ईश्वर ने जो लिखा है वो होगा, तो हमें काम करने की क्या आवश्यकता है। और लोगों ने जो है विज्ञान को तरजीह देना बंद कर दिया, तर्कों को तरजीह देना बंद कर दिया और एक अंधविश्वास के उसमें ये लोग जीने लगे। लेकिन जब कॉन्स्टेंटिनोपल पर जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हुआ, उस घटना का बहुत बड़ा असर पड़ा यहाँ के लोगों को। यानी जो कुस्तुनतुनिया में यानी कॉन्स्टेंटिनोपल पर जो लोग विद्वान लोग रहते थे, जो धार्मिक ज्ञाता रहते थे, और जब उन पर हमला हुआ तो उन्होंने क्या किया, वो पीछे यानी यूरोप के पश्चिम यूरोप की ओर भागे और उन्होंने जाकर के इटली और ग्रीस में शरण लिया। उनके मन में, और वो अकेले नहीं आए थे, उनके साथ जो वो क्या करते थे, उन्होंने जो उनके पूर्वजों ने जो पुस्तकें जो ग्रंथ लिखे थे, जो प्राचीन साहित्य था, उसको वो साथ में लेके आए और उसको पढ़ा और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से उनके जो पुरखों ने, जो उनके पूर्वजों ने लिखा था, किस प्रकार मानव केंद्रित समाज था। तो उन्होंने मन में ये बात आई कि जिस तरीके से, चूँकि जो कॉन्स्टेंटिनोपल था, जो कुस्तुनतुनिया था, एक प्रकार का उस समय जो यूरोप के लोग थे, इनका एक गढ़ था, इनका एक प्रकार के समझ लीजिए गढ़ था, वहाँ धार्मिक हब था, वो वहीं पर ही पूरी चीज़ें धार्मिक केंद्र था। इनके मन में एक बात बैठी कि भी अगर ईश्वर सब कुछ करता होता या ईश्वर के पास ईश्वर सर्वशक्तिमान होता तो ईश्वर हमें क्यों इस प्रकार से हरवा देता या हमारे पराजय क्यों हो जाती, क्यों ईश्वर ने हमारी सहायता नहीं की। हम ईश्वर की दिन रात स्तुति यहाँ करते हैं, ईश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो ईश्वर ने हमारी सहायता क्यों नहीं की, क्या इसके पीछे कारण है। तभी लोगों ने जो है उस समय के लोगों के मन में विचार आया और उन्होंने फिर जो एक जो है कई सारे जो प्राचीन ग्रंथों में इनके लिखा हुआ था कि मानव के नहीं समझ, तो उस ग्रंथ को जो है इन्होंने कन्वर्ट किया, अलग भाषाओं में अनुवाद किया, उसके पुस्तकें छपवाईं। और उस समय यूरोप में पुस्तकालय जो पुस्तक मुद्रण की जो कारखाने थे वो बन चुके थे। इन्होंने उसका जो है मुद्रण करवाया, उसको प्रकाशित करवाया और जो है कहा कि इसकी प्रचार प्रसार करिए, मानव केंद्रित समाज की प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने भी। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है, पुनर्जागरण भी हो सकता है।
दूसरा, अब इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि भाई चलो ठीक है, ये चीज़ें हो गई, लेकिन इसमें जो ये यूरोप के लोग थे, जो यूरोप के व्यापारी थे, तो ये इतना ज़्यादा लालायित क्यों थे? ठीक है, चलिए ठीक है, सवाल ये है कि चीज़ों को प्रचार प्रसार करना वो तो बात अलग है, लेकिन इस तरीके से पूरे अटलांटिक महासागर को पार करना और एक तरीके से अंधकार में पूरा जो है सागर पार करना, एक प्रकार के जान को जोखिम में डालना, तो ये क्यों इन्होंने ऐसा किया? क्या कारण थे इसके? आखिर भारत में ऐसा क्या था? एक मार्ग के बंद होने के बाद, दूसरे मार्ग के बंद होने के बाद इन्होंने तीसरे मार्ग की खोज क्यों स्टार्ट किया? क्या कारण था? आखिर भारत में ऐसा क्या था? तो इसका सवाल इसका उत्तर है दोस्त, क्योंकि भारत जो था, तो यहाँ से ये लोग क्या करते थे, ये मुख्य रूप से मसालों का जो है व्यापार करते थे, मसाले खरीदते थे, जिस तरीके से काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, इस प्रकार से ये चीज़ें खरीदते थे। इसका ये स्पेसिफिक यूज करते थे। कैसे यूज करते थे इसका? क्योंकि उस समय जो यूरोप था तो वो पूरा पड़ता है आपका उत्तरी गोलार्ध के ऊपर, मतलब जो है ये इसका यहाँ की जो जलवायु होती है बहुत शीत कटी यहाँ जलवायु है, यानी यहाँ पर ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ता है। और ये इस ठंडी से बचने के लिए ये मांस का सेवन करते थे। इन्हें यानी इनको लगता है कि इनको लगता था कि मांस के सेवन से इन्हें जो है गर्मी मिलेगी, तो अपने जीवन यानी गर्मी जो है के लिए ये लोग मांस का सेवन करते थे और मांस को ये स्टोर करते थे। तो स्टोर करने के लिए आज के युग जिस तरीके से आज जो है फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, चीज़ें वगैरह है, चीज़ों को स्टोर करने में दिक्कतें नहीं होती हैं, लेकिन पहले दिक्कतें होती थी। उन चीज़ों को स्टोर करना एक बहुत बड़ा टास्क होता था। तो इसको जो है इसको कैसे वो करते थे? इन्होंने क्या किया था कि मसालों के इस्तेमाल से उसको मांस को प्रिजर्वेशन करते थे, मांस को संरक्षित करते थे। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उस समय ये लोग मांस का जो है यानी मसालों का इस्तेमाल मांस को स्वादिष्ट बनाने के लिए नहीं, मांस का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, वरन मांस को संरक्षित करने के लिए करते थे। बाद में ये चीज़ें हुई कि उसका स्वाद बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल होने लगा, लेकिन प्रारंभ में जो है तो इसके लिए ये करते थे। दूसरी बात क्या थी कि पूरी यूरोप की वही डिमांड थी, सभी को काली जो है मसाले चाहिए थे और मसालों की भारी भरकम डिमांड थी उस समय जो है यूरोप में। इसी के लिए जो यूरोप के निवासी थे या यूरोप जो वासी थे, जो यूरोप के छोटे छोटे व्यापारी थे, वो किसी भी जो है कीमत को देने के लिए तैयार थे। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो है, और साथ ही साथ इसी के साथ साथ यहाँ भारत में अलग अलग प्रकार के जो है रत्न भी मिलते थे, जिस तरीके से नीलम, रूबी, मणिक, इस प्रकार के रत्नों की भी जो है इनके पास लालसा होती थी कि वहाँ पे ऐसे रत्न मिलते हैं। जिस तरीके से गोलकुंडा से प्राप्त जो कोहिनूर हीरा है, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है जो अभी भारत में नहीं है। तो इस तरीके से जो है इसके लिए जो है यानी कई सारे कारण, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, पुनर्जागरण और भारतीय वस्तुओं की मांग, ये सारी चीज़ें इसका एक मिला जुला कारण था जिसके लिए ये तीसरा मार्ग खोजने के लिए विवश हो गए। इस तीसरे मार्ग को खोजने के लिए जो अग्रणी भूमिका निभाई थी तो वो दो देशों ने निभाई थी। एक था स्पेन और दूसरा था पुर्तगाल। ये दो एक ऐसे यूरोपीय देश थे जिन्होंने तीसरे मार्ग की खोज के लिए एक ऐसी अहम भूमिका निभाई थी जो ये यूरोप के बाकी देश नहीं निभा पाए। इसमें पहले में जो है सबसे पहले प्रथम नंबर आता है स्पेन का। स्पेन के जो राजा थे, जो वहाँ के जो किंग थे और उनकी जो क्वीन थी, उनके नेतृत्व में और उन्हीं के जो है वित्त पोषण से जो है इटली के जिनेवा का रहने वाला एक नाविक जिसका नाम था कोलंबस का पूरा नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। हाँ जी, क्रिस्टोफर कोलंबस, आपने कोलंबस का नाम कई बार सुना होगा। तो क्रिस्टोफर कोलंबस के नेतृत्व में एक दल निकला भारत की खोज के लिए। लेकिन जब ये अटलांटिक सागर, चूंकि अटलांटिक महासागर बहुत विशाल महासागर था, लेकिन जब ये अटलांटिक महासागर में पहुंचा तो इसका जो यान था तो वो दक्षिण आने के बजाय पश्चिम की ओर मुड़ गया और मुड़ने के बाद जो है 1492 में ये पहुंच गया, यानी 1400 यानी ये पहुंच गया अमेरिका। यानी अमेरिका को नई दुनिया उस समय कहा जाता था। तो 1492 में यानी ये इसका यान जो है, इसका जो जहाज़ था, जो शिप था, इसका पहुंचना चाहिए था उसको यहाँ पर हिंद महासागर पार करके भारत, लेकिन पहुंच गया वो अटलांटिक पार करके अमेरिका। तो कहा जाए तो गलती से ही अमेरिका की खोज हुई थी। तो इसी के लिए कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ जो है गलत होता है सही के लिए। तो उस समय यानी कोलंबस के मार्ग भटकने के कारण जो है तो उसका जो शिप था तो वो स्पेन से कहाँ पहुँच गया अमेरिका।
उसके बाद फिर स्पेन वालों ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई और उसके बाद जो स्पेन के पास एक दूसरा देश था पुर्तगाल, तो पुर्तगाल में ने जो है इस तीसरे मार्ग को खोजने के लिए एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। पुर्तगाल के एक जो है एक राजा थे, ये राजा नहीं राजकुमार थे, जिनका नाम था प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर भी कहा जाता है, द नेविगेटर भी कहा जाता है। द नेविगेटर भी कहा जाता है। देखिए, नेविगेटर शब्द का अर्थ होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो यात्रा के दौरान जो है दिशा और मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी ये ऐसा नाम होता है जो व्यक्ति मान लीजिए कोई दिशा बताने वाला या मार्गदर्शन करने वाला, तो उस व्यक्ति के लिए ये शब्द प्रयुक्त होता था, द नेविगेटर। नेविगेटर जो है ये कई चीज़ों में इसका इस्तेमाल हो सकता है, कई चीज़ों में इस तरीके से हवाई उड़ानों में एक पथ प्रदर्शक और दिशा बताने वाला को भी एक व्यक्ति को हम नेविगेटर कहेंगे। उसी तरीके से जहाज़ों में जो पानी के जहाज़ होते हैं उनमें भी दिशा बताने वाले, या फिर बड़ी यात्राओं में भी नेविगेटर का जो है इस्तेमाल होता है, जो दिशा और मार्गदर्शन करता है। हालांकि जो प्रिंस हेनरी थे ये कोई नेविगेटर नहीं थे, इन्होंने जो है किसी शिप में बैठ करके जो है तो पथ प्रदर्शक का काम नहीं किया था। हाँ, लेकिन इन्होंने वो काम नहीं किया था, यानी किसी शिप में बैठ करके प्रिंस हेनरी ने जो है तो नेविगेटर का काम नहीं किया था, लेकिन इनके जो है इनके जो प्रयास, इन्होंने कई सारे इसके लिए प्रयास किए। इन्होंने वहाँ के नाविकों को जो है धन से मदद की, धन से, और उसी तरीके से जो है अपने मार्गदर्शन से उनको जो है प्रोत्साहित किया, वित्त पोषण उनका किया, उनको बहुत सारा धन दिया कि जाइए आप और जो है और पता लगाइए। तो इनके जो है नेतृत्व में लगभग कई सारे जो है अभियान बनाए दल बनाए गए, जिन्होंने कई बार जो है तो इस भारत के पश्चिमी तट की जो है यात्राएं की। कई बार प्रिंस हेनरी के जो है नेतृत्व में या उनके वित्त पोषण में, उनके मार्गदर्शन में कई बार जो है नाविकों ने इस जो है पश्चिमी यानी अफ्रीका के पश्चिमी तट की यात्राएं की, और जो है प्रिंस हेनरी ने इसका एक पश्चिमी तट का एक मैप भी बनवाया था, और इस चीज़ों में वो लगातार जो है सक्रिय भी रहते थे। इसी के क्रम में जो है पुर्तगाल का एक नाविक था जिसका नाम था बार्थोलोमेव डियास। बार्थोलोमेव डियास ये एक पुर्तगाली ही नाविक था। एक ऐसा नाविक था जो यहाँ से यानी पुर्तगाल से यहाँ पर केप ऑफ गुड होप पर पहुँचने वाला पहला व्यक्ति था। यानी कि केप ऑफ गुड होप, जिसको आशा अंतरीप भी कहा जाता है, ये दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी अफ्रीका का सबसे अंतिम बिंदु था। और ये जो पुर्तगाल का ये नाविक था बार्थोलोमेव डियास, ये पहला व्यक्ति था जो यहाँ पर पहुँचा था। उसके बाद कुछ सालों के बाद एक और जो है एक व्यापारी था जो इन्हीं के प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में 1497 में वास्को डिगामा चार जहाजी बेड़ों के साथ, यानी चार जहाज लेकर के जो है ये निकला भारत की खोज के लिए। और इन चार जो इसके जहाज में लगभग 170 लोग बैठे हुए थे, और ये निकला यहाँ से। तो ये यहाँ से निकला, फिर धीरे धीरे जो है ये निकलता गया, और यहाँ पर केप ऑफ गुड, यानी इसको यहाँ तक पहुँचने में दिक्कत नहीं हुई। क्यों दिक्कतें नहीं हुई? क्योंकि जो मैप बनवाया था प्रिंस हेनरी ने नाविकों को भेज करके, उस मैप के सहारे ये केप ऑफ गुड होप पर तो आसानी से पहुंच गया। लेकिन यहाँ से आगे इसके लिए एक बहुत लंबा जो है एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि उसके आगे था एक विशाल और अनंत हिंद महासागर, उसे इसको पार करना था। इसी के लिए कहते हैं यहाँ पर जो है अब इसके आगे ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया और इसने अपने बेड़ों को यहाँ पर रोक दिया। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि इसे एक दूसरा नाविक जो है मिला, और जिसका नाम था अब्दुल मनीक। क्या नाम था उसका? उसका नाम था अब्दुल मनीक। अब्दुल मनीक इसे मिला, और
अब्दुल मलिक चूंकि जो ये मूल रूप से भारत का ही था और भारत के गुजरात राज्य का था, यानी ये गुजराती जो है व्यापारी था, जो कि जो है भारत से जो है ये अरब के लोगों से छोटा मोटा व्यापार करता था। ये इसे मिला यहाँ पर, किसको, वास्को डी गामा को यहाँ से मिला, और उसने कहा कि भाई मैं जो है आपकी सहायता कर सकता हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ और भारत खोजने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो क्या हुआ फिर, वास्को डी गामा के साथ जो अब्दुल मलिक था, चूँकि ये मुस्लिम जो है व्यापारी था, इसका जिक्र जो है किताबों में मिलता है अब्दुल मलिक के नाम से। तो ये इस तरीके से वास्को डी गामा को लेकर के इस तरीके से निकला और फिर इस तरीके से हिंद महासागर यानी एक अनंत सागर को पार करके ये यहाँ पर पहुँचा। कहाँ पर पहुँचा उसको देख लेते हैं। यानी इस तरीके से, इस तरीके से मान लीजिए भारत है, ये जो तट था, ये वाला तट, ये तट था मालाबार तट। इधर वाला जो तट था ये था कोरोमंडल तट। तो मालाबार तट के, एक जो पूरा मालाबार तट था ये केरल राज्य में पड़ता है, और जो यहाँ पर ये स्थान था जहाँ पर ये पहुँचा था उसका नाम था कालीकट। कालीकट को वर्तमान में कोझिकोड भी कहते हैं। कोझिकोड। तो यहाँ पर पहुँचा, ये कब पहुँचा था, तो ये पहुँचा था 1498 में, यानी इसे 1497 में निकला था और पहुंचा था 1498 में। इसने जो है इसे 10 महीने का समय लगा था यहाँ पर पहुंचने में। कहाँ पर, गुजरात के इस तट पर पहुंचने में। जिस कालीकट में ये पहुंचा था, उस समय जो कालीकट का जो शासक था वो था जमोरिन शासक था। जमोरिन ने क्या किया था, इसका भव्य स्वागत किया था और कहा कि आप हमारे साम्राज्य में आइए, और ये वहाँ पर रुका और लगभग ये जो है 3 महीने तक रुका। इसकी मंशा ये थी कि ये चाहता था कि यहाँ पर ये कोठी बनाए, लेकिन उस समय जो है जमोरिन जो शासक था उसने इसको जो है इसकी जो है स्वीकृति इसको नहीं दी थी। जमोरिन ने कहा कि आप आइए, यूरोप के आप व्यापारी हैं, भारत में आइए, आपका स्वागत है, यहाँ व्यापार करिए और उसके बाद व्यापार तक ही सीमित रहिए। फिलहाल ये जो है जिसने थोड़ा बहुत व्यापार किया वहाँ पर 3 महीने ये रुका। इसने जो है कई सारी चीज़ें जो भारत की जो मुख्य चीज़ें थी वो खरीदी। जिस तरीके से इसने यहाँ पर जो है मसाले खरीदे, जिसमें जो है काली मिर्च, जो है लौंग, इलायची, कुछ जो है औषधियाँ इसने खरीदी। इसने जो है भारत की कुछ प्रमुख जो है वस्तुएं भी खरीदी। तो इसने खरीद करके फिर जो है 3 महीने के रुकने के बाद जो है ये वापस लौटा जो है अपने यूरोप के लिए। यूरोप के लिए जब ये यहाँ पर लौटा तो बीच में, यानी जब ये पार कर रहा था इसको, तो इसको जो है इस तरीके से, यानी यहाँ से, यानी भारत के और इसके इस क्षेत्र में, यहाँ पर इसके क्षेत्र में इसको यहाँ पर इसको अरब के कुछ जहाजी बेड़े दिखाई दिए, जहाज़ दिखाई दिए। इसने इसको नोटिस किया वहाँ पर कि जो ये जहाजी जो बेड़े हैं, जो जहाज़ यहाँ पर इस अरब सागर में जो ये टहल रहे हैं या जो ये व्यापार के लिए घूम रहे हैं, इनके पास कोई जो है तोपें नहीं थी, मतलब आत्मरक्षा के लिए इनके पास कोई सामान नहीं था। ये सिर्फ भारत से व्यापार करने आए थे। इनको ये कोई भी जो है किसी भी जो है पायरेट्स का, यानी समुद्री डाकुओं का कोई जो है इनका मन में कोई वो चीज़ें या उसके रक्षा के लिए इनके पास तोपें नहीं थी। इसको जो है इसने नोटिस किया वास्को डी गामा ने, और फिर ये पार करके वापस जो है होते हुए फिर जो है अब्दुल मलिक को इसने वहीं पर छोड़ दिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये अपने पुर्तगाल पहुंचा और पुर्तगाल पहुंचने के बाद इसने जो ये वस्तुएं इसने खरीदी थी भारत से, इन वस्तुओं को पुर्तगाल में इसने जो है तो बेचा इसको लगभग बता रहे हैं कि सारे खर्चे निकाल करके, जितना भी इसको 10 महीनों में जितना भी इसका जो खर्चा हुआ था, सारे चीज़ों को निकाल करके इसे लगभग जो है 60 गुना मुनाफा हुआ था। इतना बड़ा मुनाफा एक बहुत मोटी रकम थी, एक बहुत बड़ी रकम थी। तो इस चीज़ को जो है सुन करके यूरोप में एक प्रकार से खलबली सी मच गई। यूरोप में जगह जगह ये बात फैल गई कि जो है भारत में जो चीज़ें हैं, क्योंकि अब मैंने प्रारंभ में आपसे क्या कहा था, प्रारंभ में मैंने आपसे कहा था कि मसाले, वही सब चीज़ें जो मुख्य रूप से था कि मसालों में जिस चीज़ की डिमांड होती है तो उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, जिसकी मांग ज़्यादा होगी उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। साथ ही साथ होता है कि यहाँ की जो कुछ औषधियाँ थी, जो बहुमूल्य औषधियाँ थी, जो कि कुछ विशेष रोगों के लिए जो है उपचार में उनका इस्तेमाल होता था, जो वो औषधियाँ और कहीं नहीं पाई जाती थी। तो उसके लिए फिर एक प्रकार से होड़ सी मच गई, और फिर जो है बहुत सारे जो लोग थे यूरोप के, जिस तरीके से फ्रांसीसी, डच
जो है अमेरिका जो है अंग्रेज, जिस तरीके से, तो इस तरीके से चीज़ें इसमें आई, कई सारे लोग इसमें आए और फिर इस तरीके से भारत में ये लोग व्यापार करने का जो है विचार करने लगे। तो उसके बाद 1502 में फिर वापस जो है पुर्तगाल ने फिर एक जो है अभियान भेजा, जो है एक भेजा पेड्रो अल्बरेज नाम के एक व्यक्ति के साथ एक दल भेजा और कहा कि जाइए आप फिर जाइए। तो पेड्रो अल्बरेज आया 1500 जो है सॉरी ये 1500 में आया था, सॉरी ये 1500 में आया था, 1500 में आया, दल के साथ आया और इसने फिर भारत से व्यापार किया और भारत से व्यापार करने के बाद जो है ये पुनः फिर जो है लौट गया। उसके बाद फिर पुर्तगाल ने क्या किया, पुर्तगाल ने फिर वापस जो है भेजा वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा अब भारत में पुनः कब आया, तो वो आया था 1502 में। वास्को डी गामा पुनः जो है तो आया भारत। इस बार ये सिर्फ ये खाली हाथ नहीं आया था, वरन अपने साथ ये कई जो है तोपें भी लाया था। तोपें किसके लिए लाया था, जब ये वापस लौट रहा था जमोरिन से विदा होकर के, जब ये वापस लौट रहा था अपने देश, तो इसने बीच में जो दक्षिण महासागर का जो विशाल जो जलीय क्षेत्र था उसमें इसने देखा था अरब के जहाज़ों को। तो ये जब वापस आया तो इसने भारत से जब व्यापार किया और व्यापार करके जब ये लौटने लगा तो इसने क्या किया, उन जो अरब के जो लोग थे, जो उनके जहाज़ों पर इसने हमला कर दिया और हमला किया और उनके जो है कई जहाज़ों को जो है मार गिराया। इसमें कई कारण थे। इसके कारण ये था कि जब आपको मैंने बताया था कि जब यहाँ पर जब ये पहला मार्ग इनका बंद हुआ था तो दूसरे मार्ग जो था इनका, जब ये अरब के लोग इनसे मुनाफा कमा रहे थे ज़्यादा, तो उसका भी एक प्रकार का रिवेंज इनके मन में रहा होगा। या दूसरा इसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि जो ये किसी दूसरे यानी ये पूरे हिंद महासागर पे एक प्रकार का क्षेत्राधिकार चाहता था। यानी ये चाहता था कैसे, क्योंकि ये जो पूरा जो क्षेत्र था ये हिंद महासागर का, ये पूरा हिंद महासागर के क्षेत्र पे ये कहते थे क्योंकि यही एक जो है माध्यम था जिससे भारत से व्यापार हो सकता था और कोई भी जो व्यापारी अगर आता था तो इसको ज़रूर पार करता था। तो बीच में इसने हमला किया और लगभग जो है 150 सालों तक जो है इसी तरीके से इनका एक प्रकार का एक छत्र जो है इस पर जो है राज्य रहा और हिंद महासागर पर जो है इनका जो है अधिपत्य रहा। उसके बाद कई सारी कंपनियां आई जो है फ्रांसीसी, जिसमें से जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो प्रमुख थी, यानी जिन्हें हम अंग्रेज़ कहते हैं। तो वही एक ऐसी कंपनी रही जिसने इन सबको जो है खदेड़ के बाहर कर दिया और खुद भारत पर जो है ये शासन करने लगी, जिसने जो है भारत पर कई सौ सालों तक शासन किया। और उसने जो है ये आए, इनका जो है मकसद था व्यापार करना, लेकिन जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई ये व्यापार के साथ साथ यहाँ पर शासन भी करना चाहती थी। साथ ही साथ एक बात और इसमें आप लोग जान लीजिए कि जो ये वास्को डी गामा भेजा गया था पुर्तगाल के द्वारा, तो इसका एक व्यापारिक कारण तो था ही था, लेकिन एक दूसरा कारण था, धार्मिक कारण भी था। धार्मिक कारण कैसे था, क्योंकि आपको याद होगा मैंने बताया था अभी कि जब यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपल पर यानी कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों का अधिकार हुआ और जब एक प्रकार से जो है चीज़ों का उसमें वो चीज़ें हो गई, जब ख़त्म हो गई धार्मिक चीज़ें, तो उसका एक धर्म का एक प्रकार से समझ लीजिए हार जैसी स्थिति हुई थी। भाई वहाँ पर जो यूरोप के यानी ईसाईयत धर्म थी उसकी एक प्रकार से हार जैसी स्थिति हुई थी और जिसका ये एक प्रकार से ये अवसर ढूंढ रहे थे कि किस प्रकार से जाकर के जो यहाँ पर हमें हानि उठानी पड़ी है इसकी हम प्रतिपूर्ति करेंगे, विदेशों में बाहरी प्रतिपूर्ति करेंगे। तो जो वास्को डी गामा तो आया था व्यापार के साथ साथ ये अपना जो इसका धार्मिक मुख्य कारण था उसको भी इसको ये भूला नहीं था, उसको भी ये धार्मिक चीज़ों को, ग्रंथों को लेके आया था यहाँ पर और उसके बारे में बताया भी था कि ईसाई धर्म ऐसा है, ईसाई धर्म के बारे में चीज़ें इसने वहाँ पर बताई थी। तो इस तरीके से जो है पूरा चीज़ें इसमें आती गई, जो है आगे सारी कंपनियाँ इसमें आती गई और इस पर व्यापार करती गई। तो ये चीज़ें आपने समझ ली। यानी मुझे ये चीज़ें ये पहली एक प्रकार की इंट्रोडक्शन क्लास है और ये पहली ऐसी क्लास है, इसमें जो है आज का सिर्फ हमने इसमें चीज़ों को बहुत बारीकी से बताया है। अगली क्लास में हम जो है पढ़ेंगे वास्को जो है पुर्तगालियों का भारत में आगमन, लेकिन इससे पहले जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है इसको थोड़ा बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं।
पहली बात ये है कि जो यूपीएससी के प्रश्न पूछने का जो अभी हाल ही में जो इसका एक पैटर्न है वो थोड़ा बदल सा गया है। एक अलग परिवेश में ये प्रश्न पूछ रहा है और अलग परिदृश्य से प्रश्न पूछ रहा है, और एक प्रकार से समझ लीजिए कि अब एक प्रकार का अलग सा जो है, अब आपको तैयारी बहुत ज़्यादा डीप जाके करनी होगी, और चीज़ों अब आपको कॉन्सेप्चुअल भी समझना होगा और फैक्चुअल चीज़ें भी समझनी होगी। ये तभी जा कर के आप यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। तो जो ये पूरा मैंने अब इसमें किस कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो, तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न वो पूछ सकता है। तो 2 प्रश्न हम इसमें पूछेंगे। एक प्रश्न तो आपका सादा ही, और दोनों प्रश्न जो है यूपीएससी पीटी या यूपी पीसीएस पीटी के ही रहेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न मैं यहाँ पर लिखता हूँ, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? इसमें आ है वास्को डी गामा, बा है कोलंबस, सा है बार्थोलोम्यू डियास, और दा है उपरोक्त में कोई नहीं, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन पूछता है, ये यूपीएससी पीटी का, यूपी पीसीएस पीटी का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब इसमें अगर आपने मेरी क्लास को आपने बेहतर देखा होगा, अच्छे से देखा होगा, तो आपको पता है कि इसमें जो उत्तर होगा वो होगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। इस पर आप क्लिक कर दोगे। ये प्रश्न तो हो गया, एक सादा सा क्वेश्चन है ये, और इसमें कुछ ज़्यादा वो चीज़ें नहीं। लेकिन अगर जो है अब आपसे थोड़ा डीप जाकर क्वेश्चन पूछा जाए, फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाएँ, तो उसमें कैसे क्या होगा? एक क्वेश्चन यहाँ पर हम और लिख देते हैं आपके लिए। दूसरा प्रश्न है, भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के क्या कारण थे? ठीक, अब इसमें हम लिखते हैं, आ में लिखेंगे कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, बा लिख देंगे इसमें भारतीय वस्तुओं की यूरोप में मांग, यूरोप में बढ़ती मांग लिख देंगे यहाँ पर। सा लिख देंगे इसमें पुनर्जागरण, और दा लिख देंगे इनमें से कोई नहीं। तो ये 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं, या 2 प्रश्न मैंने यहाँ लिखे हैं। अब इन दोनों प्रश्नों में आप देख सकते हो, इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो आपने उत्तर दे दिया वास्को डी गामा। अब इसमें दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के क्या कारण थे। तो इसमें पहला है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, दूसरा भारतीय वस्तुओं की यूरोप में बढ़ती मांग, पुनर्जागरण। तो इसमें अगर आप देखोगे तो अगर अब आपने इस स्थिति में अगर आपने बेहतर जो है आपने बढ़िया से इसकी अगर तैयारी नहीं की होगी, अगर एक एक पॉइंट को, एक एक कॉन्सेप्ट को बेहतर नहीं समझा होगा, तब आप इस प्रकार के प्रश्न को हल नहीं कर सकते हो। यही कारण है यूपीएससी में बहुत कम स्कोर आना, बहुत सारे लोगों का
जो है सिलेक्शन नहीं होना, क्योंकि अब लोग जो होता है, अब जो यूपीएससी होता है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, फैक्ट के द्वारा क्वेश्चन पूछता है। और इससे उसके पूछने का एक होता है कि क्या जो ये कैंडिडेट है, क्या ये जो है इसने इसको जो है बेहतर डीप जाके समझा है, तभी आप जो है इतने बड़े एग्ज़ाम को ईज़िली से निकाल पाओगे। अगर आपने इसको बेहतर नहीं समझा है तो आप उसको नहीं निकाल पाओगे, उस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से हैं चीज़ें, जो है आपने इसको देखा। एक पुस्तक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये पुस्तक ये स्पेक्ट्रम की है, आधुनिक भारत का इतिहास। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसी का इसमें मैंने इससे रेफरेंस लिया है आपसे। बढ़िया किताब है, मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी 2-3-4 घंटे रोज़ पढ़ता हूँ इसको, आप भी पढ़िए। और इसकी जो भाषा है वो काफ़ी सरल सुगम है और इसकी पेपर क्वालिटी भी बढ़िया है, तो इसको आप पढ़िए। ये आपके, जब मैं तैयारी अपनी करता था तो उस समय, हालांकि ये नया संस्करण है, 2024 का संस्करण है, जनवरी का, लेकिन उस समय जब मैं पढ़ता था उस समय संस्करण पुराना था। तो अभी ये नया संस्करण है, आप इसको मंगवा लीजिए और इसको पढ़िए। बढ़िया पुस्तक है। और आपके आधुनिक भारत का इतिहास, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर किसी कोचिंग से जुड़े हैं तो भी जो है ठीक है। अगर आप जो है, अगर मान लीजिए आप सिर्फ कोचिंग में ही पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो भी आपके लिए बेहतर है। और अगर आप मतलब हर चीज़ में, हर जो है चीज़ में, सेल्फ स्टडी में भी आप बेहतर होगी आपको। अगर किसी कोचिंग से जुड़े हैं तो भी आप इसको पढ़िए ज़रूर। तो जो है ये मेरी आपसे रिकमेंडेशन थी। तो आशा है कि आपको ये मेरी क्लास बहुत बेहतर लगी होगी। मैंने बहुत प्रयास किया है इसमें, बेहतर समझाने का प्रयास किया है, एक एक पॉइंट को आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है, एक एक पहलुओं पर मैंने जो है चीज़ें आपको बताई हैं। मेरा इसमें काफ़ी सारा मैंने इसमें परिश्रम किया आपको। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारा अगर पढ़ाने में कुछ चीज़ें आपको शैली में कुछ दिक्कत है तो उसको भी कहिए, उसमें सुधार किया जाए। और ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।